नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रौपदी से मिले स्पेन के विदेश मंत्री। आतंकवाद पर दोनों देशों का रुख, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अटल पेंशन योजना के दायरे में आएंगे करोड़ों नए लोग, बुजुर्गों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। असम और पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, आगामी चुनावों पर रहेगा फोकस। लखीमपुर खीरी में पिता के सामने 4 साल के बेटे को दबोच ले गया तेंदुआ, खेत में लहूलुहान शव। लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टर रमीज के लैपटॉप पर मिली लड़कियों की अश्लील तस्वीरें, धर्मांतरण के आरोप में जेल में। देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट, उपलों से होगा अंतिम संस्कार। फरीदाबाद में हुआ तैयार, मोर्चरी वैन की होगी सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। सिख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट सुना सकता है आज अहम फैसला है। आपको बताएं, राउज़ेबेनू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर सुनवाई पूरी की है। सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। पूर्व सांसद सज्जन कुमार समेत अन्य के खिलाफ हुई थी सुनवाई। विशेष न्यायाधीश ने पिछले दिसंबर को की थी सुनवाई। कोर्ट ने आज के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस अहम विषय पर फैसला आ सकता है। पूर्व सांसद सज्जन कुमार समेत अन्य के खिलाफ हुई थी सुनवाई। विशेष न्यायाधीश ने पिछले दिसंबर को की थी सुनवाई। और अखिलेश सिंह जी विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पूर्व सांसद सज्जन कुमार समेत अन्य पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला आ सकता है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, 1984 में दिल्ली में सिख दंगे हुए थे। और सिख दंगे उस समय हुए थे जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। इसके बाद कई इलाकों में दिल्ली के अंदर दंगे फैले थे। उसमें मुख्य रूप से सज्जन कुमार को आरोपी बनाया गया था और 2 एफआईआर सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज की गई थी, एक जनकपुरी में और दूसरी विकासपुरी में। इन्हीं दोनों मामलों के में लगातार एफआईआर होने के बाद और चार्जशीट दाखिल और जांच रिपोर्ट के बाद सुनवाई लगातार जारी थी। पिछले दिसंबर को इसमें सुनवाई हुई थी और पूरी सुनवाई करने के बाद जो न्यायाधीश है दिग्विजय सिंह के तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और राउज़ेबेनू कोर्ट में आज की डेट मुकर्रर की गई थी कि आज सिख दंगे जो 1984 में हुए थे उस मामले में सज्जन कुमार आरोपी है या नहीं, सज्जन कुमार इन दंगों में शामिल थे या नहीं। सज्जन कुमार पर 2 आरोप लगे थे जिसमें ससुर दामाद की हत्या की गई थी, एक बुजुर्ग को जला दिया गया था। क्या उसमें इनकी मुख्य भूमिका रही है या नहीं रही है? इन जांच रिपोर्ट तमाम एसआईटी के गठन के बाद और राउज़ेबेनू कोर्ट की सुनवाई की पूरी होने के बाद आज जो फैसला आना है उस फैसले के आधार पर कहा जा सकता है कि सज्जन कुमार के भविष्य का अब कैरियर राजनीतिक तय होगा। कांग्रेस की छवि इससे खराब होगी या नहीं, कांग्रेस पर इस फैसले का असर कितना होगा, सज्जन कुमार को क्या फिर सजा सुनाई जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब आज राउज़ेबेनू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह जब आज अपना फैसला सुनाएंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोर्ट ने आज की तिथि फैसले के लिए निश्चित की थी, तो आज इस विषय पर अहम फैसला आ सकता है। सिख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला। राउज़ेबेनू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर सुनवाई पूरी की थी। सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट आज सुना सकता है फैसला।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। जवाहर भवन में होगा महान मनरेगा सम्मेलन। कांग्रेस की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में होगा मनरेगा सम्मेलन। मनरेगा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे मनरेगा सम्मेलन। मनरेगा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। तो खड़गे और राहुल संबोधित करेंगे मनरेगा सम्मेलन। तो मनरेगा का महासम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है ये महासम्मेलन। इस खबर पर अहम जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मनरेगा का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी की भी शामिल होने की संभावना है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? देखिए मनोज, कांग्रेस पूरे देश भर में मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने, आम नागरिक को जागरूक करने, कि मनरेगा के तहत जो राम जी राम करके योजना लाई गई है, इसमें किस तरह से मनरेगा का हक आम मजदूर का मारा गया है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पूरे देश भर में महा मनरेगा सम्मेलन को आयोजित कर रही है। इन मनरेगा सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरह से मनरेगा की स्कीम को बदलने से आम नागरिक, आम मजदूर का नुकसान हुआ है। इसी को लेकर आज दिल्ली के जवाहर भवन में भी मनरेगा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। करीब 10 बजे इसका आयोजन होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। इसमें राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को लोगों का मनरेगा सम्मेलन में भाषण होगा और मनरेगा को लेकर आम मजदूर को जो अधिकार मिले थे कांग्रेस सरकार के दौरान, उनको खत्म किया गया, कैसे उनका नुकसान हुआ वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जी राम जी जो योजना लाई गई है, उससे कैसे मजदूर जो अभी तक लाभ पाते थे उनका नुकसान कैसे होगा। केंद्र सरकार का जो हिस्सा पहले 100% हुआ करता था, अब वो बजट का हिस्सा 60% होगा, 40% राज्य सरकारों को होगा। इन तमाम खामियों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी दोनों लोग आज इस मनरेगा सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ताकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में, प्रदेशों में, जिलों में जाकर बूथ लेवल तक लोगों को जागरूक करेंगे कि मनरेगा के तहत कैसे मोदी सरकार ने उनके हक छीने हैं। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनरेगा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। आपको बता दें जवाहर भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। कांग्रेस की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है ये महासम्मेलन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मनरेगा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। तो इस वक्त की अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। जवाहर भवन में होगा मनरेगा सम्मेलन। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
कांग्रेस की अगुवाई में किया जा रहा है महासम्मेलन। और अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां कल्चरल इवनिंग झनकार में यूपी अव्वल। बुंदेली लोक नृत्य ने रचा इतिहास। राष्ट्रीय मंच पर यूपी लोक कला को मिली महत्व पहचान। बीज वध पर आधारित प्रस्तुति ने जीता प्रथम पुरस्कार। 15 राज्यों की टीमों के बीच रही कड़ी प्रतिस्पर्धा। तमिलनाडु को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला। रक्त बीज वध पर आधारित प्रस्तुति ने प्रथम पुरस्कार दिलाया उत्तर प्रदेश को। राष्ट्रीय मंच पर यूपी लोक कला को मिली पहचान। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, राष्ट्रीय मंच पर यूपी लोक कला को नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। रक्त बीज वध पर आधारित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। बुंदेली लोक नृत्य ने इतिहास रचा है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो 15 राज्यों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में जो है भाग लिया था, जिसमें देखा जा सकता है कि यूपी नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। जिस प्रकार से जनवरी के मौके से पहले जो है इससे पूरे कल्चर इवनिंग में का जो है ये प्रोग्राम किया गया था, जिसमें यूपी जो है बुंदेली लोक नृत्य में जो है नंबर 1 पाया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय मंच पर यूपी की लोक कला को एक नई पहचान मिली है। और जिस प्रकार से देख सकते हैं कि बुंदेली लोक जो एक नृत्य के माध्यम से जो है यूपी का ये अव्वल नंबर देखने को मिला है। और रक्त बीज वध पर आधारित प्रस्तुति में जीता गया है प्रथम पुरस्कार। तो कह सकते हैं बुंदेली लोक के माध्यम से जो है यूपी 15 राज्यों में सबसे नंबर 1 लिस्ट में रहा। और गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है यूपी की जिस प्रकार से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इस मौके पर जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके पर भी उनके द्वारा जो है नृत्य इसी कला के माध्यम से जो है लोगों के सामने भी प्रस्तुति होगी। तो कहा जा सकता है कि इस गणतंत्र दिवस के इस मौके पर जो है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रीय मंच पर यूपी लोक कला को नई पहचान मिली है। रक्त बीज वध पर आधारित प्रस्तुति ने जीता प्रथम पुरस्कार। लखनऊ से अहम खबर कल्चरल इवनिंग झनकार में यूपी अव्वल। बुंदेली लोक नृत्य ने रचा इतिहास।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात की संभावना। आपको बता दें, हिमाचल में भारी हिमपात शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमपात को लेकर जारी किया अलर्ट। कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी इलाकों में जताई बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों में हो सकती है बर्फबारी। विक्षोभ के प्रभाव से मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में जताई गई है बारिश की संभावना। हिमाचल में भारी हिमपात शुरू होने की संभावना है। हिमाचल में भारी हिमपात शुरू होने की संभावना जताई गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। मुख्य सचिव गोयल ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश। हर विभाग महीने में एक बार आयोजन करे समीक्षा, योजनाओं की करे समीक्षा। आपको बता दें, विकास अधिकारियों से संवाद कर योजनाओं की प्रगति जानी। बैठक में सभी मंडलायुक्त भी शामिल रहे। हर विभाग महीने में एक बार योजनाओं की समीक्षा करे। साथ निर्देश दिए कि विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य में प्रत्येक विभाग की योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विकास कार्यों को समय से पूरा करने की भी योजना। प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। विकास कार्यों को समय से पूरा करने की योजना। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे। मुख्य सचिव गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम निर्देश दिए हैं। हर विभाग महीने में एक बार योजनाओं की समीक्षा करे। विकास अधिकारियों से संवाद कर योजनाओं को समय से पूरा करें। बैठक में सभी मंडलायुक्त तो शामिल रहे। हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, विकास को लेकर संवाद करने का जो निर्देश है मुख्य सचिव ने दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं को समय से पूरा करने और लक्ष्य को समय से निर्धारित करने और पूरा करने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए हैं। विकास के जो भी अधिकारी हैं और साथ ही साथ मंडलायुक्त
जो इस पूरी कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश से को जो है 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए सभी विभागों का योगदान होगा, तभी 1 मिलियन ट्रिलियन जो है इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश की हो सकेगी। इसी के तहत उनका साफ तौर से विभागों को आदेश रहा कि जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी विकास के काम चल रहे हैं, उस पर जो है पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। जो भी विकास के कार्य अभी शुरू किए जा चुके हैं तो उनको जो है समयबद्ध तरीके से जो है पूरा कराया जाए। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को, मंडलायुक्तों को, मुख्य सचिव के द्वारा कि किसी प्रकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी योजनाएं जो है समय पूर्ण जो है पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस इकोनॉमी को लेकर के जो है एक विजन जो चल रहा है 2047 का, वो विजन जो है जल्द से जल्द पूरा हो सके। और सब विभाग जब तक पूरी तरीके से सही तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी उस इकोनॉमी को नहीं पा पाएंगे। तो इसी के तहत जो है ये देखा गया, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है मुख्य सचिव के द्वारा की गई और इसी प्रकार से जो है उनके द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। मुख्य सचिव गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं हर विभाग महीने में एक बार योजनाओं की समीक्षा करे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सीतापुर से है, जहां कमलापुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने न केवल रास्ते को बंद कर दिया बल्कि एक मंदिर को भी मिट्टी डालकर दबा दिया। शिकायत के अनुसार ग्रामीणों को मंदिर में पूजा पाठ करने से भी रोका जा रहा है। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ये शिकायत विजय कुमार नामक व्यक्ति द्वारा की गई। ग्रामीणों ने इस संबंध में तहसील प्रशासन और पुलिस से शिकायत की है। तहसील के लेखपाल अनूप कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और जल्द ही पूरी जमीन को खाली करवाया जाएगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सिसरका में पुराने रंजिश को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। ग्राम सिसरका प्रधान पति ट्विंकल अपने साथियों के साथ पूर्व प्रधान के घर पर उनके द्वारा चढ़ाई करने का आरोप लगा है। दबंगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमला किया। लोहे की सरिया से आंख के पास वार किया गया, जिससे पीड़ित के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपी जाते जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गाँव का एक बदमाश ट्विंकल प्रधान पति ने घर में घुस के कैमरा फैमरा तोड़ दिए और मारधार करी, घर में तोड़फोड़ करी। इस पर 10 बार केस, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, हरदन एक्ट, रोड लॉक बस लूटी, इसने आग देने के सब तमाम केस चल रहे हैं। कई तहरीर के खिलाफ और 14 तारीख को इसमें मुकदमा कायम कराया है। आज फिर इसने घर में घुस कर मारपीट करी, मेरे से फोड़ दिया। इसकी तुरंत थाने में खबर दी है, कानूनी कार्रवाई की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से है, जहां डेरा सच्चा सौदा की द्वितीय पातशाही परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की पवित्र MSG अवतार महीने के उपलक्ष्य में बुधवार को पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की ओर से जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। एवं शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहे विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य की श्रृंखला में बच्चों के रोगों से संबंधित विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने बच्चों की विभिन्न बीमारियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श व उपचार प्रदान किए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक शिविर के अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में मरीजों ने उपचार का लाभ उठाया। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र इंसा ने बताया कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम
की पावन प्रेरणा से सेवा का महाकुंभ निरंतर जारी है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंदों की सहायता, रोगियों का निःशुल्क उपचार और समाज सुधार के बड़े कार्य बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि पूज्य गुरुजी स्वयं प्रतिदिन इन कार्यों में सहभागिता कर साधु संगत को भी इंसानियत भलाई के कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अम्बाला शहर के सेक्टर 8 में काम के दौरान एक मजदूर छत से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मजदूर को जब सिविल अस्पताल लाया गया तो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत को लेकर नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में घंटों हंगामा किया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। सेक्टर 9 थाना प्रभारी सुनीता ने बताया कि परिजनों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थोड़ी देर पहले एक मृत पेशेंट हॉस्पिटल में लाया गया था। उसके परिजन लेकर आए थे और मेरी जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसने सीपीआर करने की कोशिश की और डॉक्टर पेशेंट है जो ब्रॉड डेड था। जैसे ही मेरे डॉक्टर्स ने स्टाफ ने डिक्लेयर किया परिजन जो ये बताया कि द पेशेंट इज़ नो मोर, तो उनके साथ जो उनके परिजन थे उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया और हमारे डॉक्टर्स पे एलिगेशंस लगानी शुरू कर दी। काफ़ी हंगामा हुआ और पुलिस चौकी जो हमारे हॉस्पिटल के कैंपस में स्थित है वहाँ से पुलिस चौकी से पुलिस वाले आए और 112 डायल किया गया। लेडी पुलिस भी आई और पुलिस के आने के बाद ही कुछ मामला है जो शांत हुआ। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी काफ़ी लगभग 2.5-3 घंटे से काफ़ी हंगामा हॉस्पिटल में हुआ है, जिससे बाकी मरीजों को भी काफ़ी असुविधा झेलनी पड़ी। मेरा डैडी था जी, वो ऊपर से छत पे से गिर गया। छत पे से गिरा कि पैर पर से गिरा पता नहीं, लेकिन बंदा कोई कह रहा है पैर पर से गिर गया और ठेकेदार कह रहा है छत पे से गिरा है जी। काम पे 8 सेक्टर काम करते थे, सेक्टर 9 में 8 में लेबर का काम कर रहे थे जी, तो मकान में काम कर रहे थे। और यहाँ जब लेके आए तो सांस चल रहा था उस टाइम, जब बाद में खत्म हो गया जी। डॉक्टर कोई भी नहीं देखा जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के रहने वाला हूँ। किस जगह से बिहार से? बिहार कटिहार से ही। और आप क्या करते हैं? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। प्रकाश सन ऑफ हरिलाल है जो सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड में रहता है। पीछे से बिहार से है, पूर्णिया जिला है और ये अभी मजदूरी करने के लिए सेक्टर 8 में लग रहे थे, तो वहाँ से ये ऊपर से गिर गया। दौरा आ गया इसको और ऊपर से गिर गया ये। तो जैसे ही हॉस्पिटल में लेके आए तो डॉक्टर का कहना कि ब्रॉड डेड उसी टाइम हो चुके थे ये है। अभी कुछ परिजन थे कह रहे थे कि हमारा टाइम से इलाज नहीं किया, तो अभी समझा दिया है, तो थोड़ी देर में पोस्टमार्टम करवा दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित जीरा मंडी के पीछे जंगलों में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 32 में केमिस्ट की दुकान पर फायरिंग के आरोपी बदमाश टैक्सी से भाग रहे थे। नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। इस दौरान एक गैंगस्टर को गोली लगने से वो घायल हो गया, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार घायल बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है और नेटवर्क की जांच कर रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर ध्वजारोहण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिले में झंडा वंदन करेंगे। इसी प्रकार केंद्रीय राज्य मंत्री दोखन साहू दुर्ग में झंडा फहराएंगे। अरुण साव बस्तर और विजय शर्मा सरगुजा में झंडा वंदन करेंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करजी सुहाग में दबंग माफियाओं द्वारा एक आदिवासी युवक की करीब 1 एकड़ कीमत की आपको बता दें करोड़ों की जमीन जो है वो धोखे से रजिस्ट्री करा लेने का मामला सामने आया है। डराए धमकाए जाने के बाद पीड़ित युवक एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। ग्राम करजी सुहाग निवासी पीड़ित बजरंग सिंह ने बताया कि परिवार के अन्य लोगों सहित करीब 5 एकड़ भूमि, इसमें से 20 डिसमिल भूमि विक्रय करने का साइमन तिर्की व सुशीला सलखो से सौदा तय हुआ, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा तय पार्टी के हाथ जमीन से पहले ही शराब पिलाकर उसे नशे में धुत करने के साथ धोखे से लगभग 1 करोड़ की जमीन रजिस्ट्री करा ली। पीड़ित ने आपको बता दें 1 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा ली। पीड़ित ने राजेश भारती, विक्रम टोप्पो, बोखू, जयप्रकाश गिरी व समर्थ के आदि पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। धमकियां देकर मुंह बंद रखने के लिए बाध्य भी किया जा रहा है। इसका ज़मीन जैसे क्या था कि 25 डिसमिल के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करना चाह रहा था। उस ज़मीन को छोड़ के रोड के कीमती ज़मीन को, इसके लगभग 1 एकड़ ज़मीन होगा, उसको रजिस्ट्री धोखे से उसको रजिस्ट्री लोग करवा लिए। जो दलाल हैं उन लोग के बीच में लोग करवा लिए रजिस्ट्री। और मेरे को आके बताया कि भैया ऐसे बात है। तो मैं उस जाँच पड़ताल करते हुए पहले थाना गया, जब कोई रिपोर्ट लिखवाया, उसके बाद मैं तहसील से पता किया, फिर आगे जो रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ भी पता किया मैं। उस अनुसार से पता चला कि इनके जो रजिस्ट्री करवाए हैं उनके द्वारा धोखाधड़ी करके तो इसका ज़मीन को लोग घोटाला किए हैं। वो ज़मीन वाला मैटर ठग के रजिस्ट्री करवाई है, तो एसपी करवा रहे हैं। हाँ, तो कैसे ठग लेने का है पूरा बता। तो वो मन बोले रहे 20 डिसमिल रजिस्ट्री करवा, तो मन मोर से ज़्यादा 1 एकड़ ला करवा लेंगे। हाँ, तो कितना में सौदा हो रही है? 1,20,000 डिसमिल। अच्छा, हाँ, 20 डिसमिल के। हाँ, और कितना से रजिस्ट्री करा ली सब? 1 एकड़ से ज़्यादा करवा लेंगे। तो कितना पैसा दे दी? 2 लाख देन है, खाता में है बस। हाँ, तो बाकी पैसा क्या बोलते हैं? देव कहते हैं तो धमकी उनको देते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे मार दब तो भर दब। तो कौन है, कौन कर से? कौन समत तिर्की। हाँ, हाँ। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रायपुर से, जहां पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर गृह सहित मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही एक बैठक में इस पर फैसला ले चुके हैं, जिसके तहत राजधानी में इसे लागू किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित परेड में सीएम साय ने पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर पिछले एक बैठक में निर्णय किया था कि समूचे जिले में भी इसको लागू किया जा सकता है, तो समूचे जिले की दृष्टि से भी इसकी चिंता की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले में अगले माह आयोजित होने वाले, आपको बता दें,
जायल्द देव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि यह आयोजन 3 दिवसीय होगा। कलेक्टर ने कहा कि मेले के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ की समृद्धि लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी भव्य प्रस्तुतियां होंगी। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने आयोजन की अवधि 5 दिन करने का सुझाव दिया, जबकि जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने लोक संस्कृति को गरिमामय ढंग से प्रस्तुत करने पर जोर दिया। और उसके साथ साथ एग्रीटेक मेला हर साल की भांति इस बार भी गरिमामय पूर्ण तरीके से आयोजित होगा और इसमें एक जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग रुचि लेते हैं और आप लोग सब मीडिया के साथियों के साथ एक मीटिंग हुई है और कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि पिछले साल से कुछ बेहतर हो और लोगों को इसका लाभ हो, ना केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी बहुत अच्छे से हो, जो हमारी लोक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पूर्ण किया जाएगा। बढ़ेगा अगली खबर की और खबर भोपाल से, जहां आपको बता दें स्लॉटर हाउस गौमांस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बजरंग दल ने भोपाल और मालती राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ता महापौर के बंगले के बाहर एकत्र हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महापौर के बंगले की नेम प्लेट पर कालिख पोती और मुख्य गेट पर महापौर मालती राय इस्तीफा दो के नारे लिखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि स्लॉटर हाउस में सामने आए गौमांस मामले में महापौर मालती राय की भूमिका संदिग्ध है। बजरंग दल का आरोप है कि महापौर मालती राय इस पूरे मामले से अवगत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही और इस मामले में लिप्त हैं। संगठन का कहना है कि गौमाता से जुड़ा ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो 26 टन गोमांस भोपाल में पकड़ाया, अगर महापौर और नगर निगम ये बोलती है, महापौर और नगर निगम ये बोल रही है कि हमने भैंस काटने के लिए उसको स्लेटर हाउस की अनुमति दी थी। अगर भैंस काटने के लिए अनुमति दी थी, जब डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि उसके अंदर गौमांस था, इतना गौमांस आया कहाँ से, वो किसने काटा, कौन? और जब महापौर ने पहले बोला था कि मेरे को नो केटल फ्री भोपाल चाहिए, जब मैं लिखला करूं तो एक भी गाय को शहर पे दिखनी नहीं चाहिए, रोडों पे दिखनी नहीं चाहिए। इसका मतलब प्री प्लानिंग थी। पिछले कुछ दिनों पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक वाहन पकड़ा गया था जिसमें गौमांस पाया गया था, जिसके संबंध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा महापौर जी के बंगले के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां प्रवास पर पहुंचे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया। रामभद्राचार्य जी ने महाराज ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने स्वयं नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं जगत गुरु हूँ, वो अभी जगत गुरु भी नहीं है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर 4 बच्चे पैदा करने संबंधी बयान पर रामभद्राचार्य जी महाराज ने संक्षेप में कहा, ठीक है, दिग्विजय सिंह द्वारा हिंदू शब्द को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा, मैं स्पष्ट करता हूं कि दिग्विजय सिंह को शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं। उन्होंने शास्त्रों में उल्लेखित श्लोकों का उदाहरण देते हुए हिंदू शब्द को सही ठहराया और कहा कि जिन्हें शास्त्र का ज्ञान ही नहीं, उनसे और क्या कहा जाए। हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था।
सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। अगली खबर मंडला से है, जहां आपको बता दें दानी टोला स्थित धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी एवं सहकारिता समिति की गंभीर मनमानी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रदेश भर में धान खरीदी की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी, किंतु इसके बावजूद धान खरीदी केंद्र में 21 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रखी गई। सूत्रों के अनुसार पोर्टल बंद होने के बाद भी अधिकारियों की साठगांठ से किसानों की धान की तुलाई कराई जा रही है, जो सीधे सीधे शासन के निर्देशों का उल्लंघन है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी है? यदि जानकारी है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, और यदि जानकारी नहीं है तो यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण है। दानी टोला धान खरीदी केंद्र में हो रही इस अनियमितता की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग क्षेत्र के किसानों एवं जागरूक नागरिकों द्वारा की जा रही है। अगली खबर सिरोंज से है, जहां विदिशा जिले के वर्ग विशेष के इलाकाई बाशिंदों ने सत्तारूढ़ दल के लोगों पर गलत जानकारियां उपलब्ध कराकर मतदाता सूची से साजिशन नाम हटवाने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने अब फॉर्म 7 भरकर चुनाव आयोग से न्याय की गुहार लगाई। वार्ड 16 निवासी करीब 1.5 दर्जन लोग एसडीएम सिरोंज के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी से भ्रामक जानकारी दर्ज कराकर वर्ग विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया। हालांकि आपत्तिकर्ता किशन कुमार ने स्वयं को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए आरोप को निराधार बताया। इधर कांग्रेस मामले को तूल देते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। कुछ नामों को लेके आपत्तियां आई हैं। अभी फॉर्म 6, 7, 8 लेने की कार्रवाई चल रही है। 6 में नाम जोड़ने का काम रहता है, 7 में नाम किसी का यदि मतदाता सूची में है उस पर आपत्ति करने के लिए रहता है। फॉर्म 8 एक्सेप्टिंग के लिए रहता है। तो 6, 7, 8 लेने की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। और कुछ आवेदन पत्र जो है फॉर्म 7 आपत्ति के रूप में हमारे कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, और ये विभिन्न लोगों ने दिए हैं, BLO 2 के माध्यम से भी आए हैं। तो ऐसे आवेदन पत्रों की हम जो है BLO को देंगे और BLO इसको ऑनलाइन दर्ज करेंगे हमारे। इसके बाद फिर 14 फरवरी तक का इसमें टाइम है सुनवाई का। हमारे यहाँ से नोटिस इशू होंगे। ये SIR का 7 नंबर फॉर्म आ रहा है, उसमें आपके साइन है, आपका एपिक नंबर डला हुआ है। आपने शिकायत करी है जुनेद अहमद की, क्या आप उन्हें जानते हो? नहीं जानते। आपने शिकायत कैसे करी? शिकायत ही नहीं करी। तो किसने करी? आपको मोबाइल नंबर डाला है? क्या पता? कुछ नहीं पता आपको? आपके भाजपा के प्राथमिक सदस्य हो? हाँ। तो आपसे किसी ने कुछ पूछा था कभी? कुछ भी नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा। अगर कल को आपके खिलाफ FIR होती है तो आप क्या करोगे? तो FIR तो हम भी करेंगे, ही नहीं हमें किसने फॉर्म भरा। सही पाएगा वेरिफिकेशन में, तो अब इनके आज नाम काटने का क्या औचित्य है? SDM साहब ने हमसे कहा है कि हम जांच कराएंगे, लेकिन फिर भी मेरा सीधा सीधा आरोप है कि SIR चुनाव आयोग कराए इस देश में, भाजपा SIR करा रही है। भाजपा के लोग नाम कटवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक भी पात्र व्यक्ति का अगर वोट में से नाम कटता है तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। तो प्रशासन के जवाब से आप संतुष्ट ही नहीं है? हम प्रशासन के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो गोलमोल करने वाला जवाब दे रहा है। झूठी शिकायत की गई है तो शिकायतकर्ता पर FIR क्यों नहीं की जा रही है? बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। इंदौर में बढ़ते साइबर फ्रॉड मामलों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने पहले शुरू की बुधवार को पलाशिया स्थित कार्यालय सभागार में सभी थानों के पुलिसकर्मियों के लिए साइबर ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नए साल में प्रत्येक थाने में एक साइबर डेस्क बनाई जाएगी, जहां साइबर अपराध की शिकायत पर तुरंत सुनवाई, FIR दर्ज करने और 1930 CRP पोर्टल के जरिए ठगी की राशि ब्लॉक कराने की कोशिश कार्रवाई की जाएगी। इस प्रशिक्षण में 75 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्हें पूरे दिन 6 सेगमेंट में ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में विभागीय अधिकारियों के साथ बाहरी साइबर एक्सपर्ट भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में इंदौर के सभी थानों में साइबर डेस्क 24 घंटे सक्रिय की जाएगी।
आप ये कह देते हैं कि इसको साइबर सेल में सुनवाई। एडिशनल स्वागत करेंगे। एडिशनल डीसीपी प्रेरणा टोडे से अनुरोध करूंगा कि एडिशनल सीपी का स्वागत करेंगे। आज ये जो सेमिनार एक दिन का आज ये इनको भी जागृत कर दीजिएगा। साइबर क्राइम को जो लगभग 15 करोड़ से के आसपास की राशि हम लोगों का जो फरियादी हुए उनको वापस भी कराया है। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, कई बार आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है, आपकी अपनी सीमाएं हैं, तो आप ये कह देते हैं कि इसको साइबर सेल में सुनवाई। स्वागत करेंगे। एडिशनल डीसीपी प्रेरणा टोडे से अनुरोध करूंगा कि एडिशनल सीपी का स्वागत करेंगे। आज ये जो सेमिनार एक दिन का आज ये बता के इनको भी जागृत कर दीजिएगा। यहाँ उपस्थित मेरे सहयोगी अधिकारीगण और सभी हमारे साइबर क्राइम्स के लिए जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है जो आप लोगों को दी जाएगी, इसमें उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आप लोग रिलैक्स होकर बहुत ही आराम से बैठ जाइए। ये जो आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, हमारा एक वो था जो नए साल की शुरुआत में हम लोगों ने एक डिसाइड किया था कि प्रत्येक अपने थाने में एक हम साइबर डेस्क बनाएंगे, जिसमें कि जो भी व्यक्ति साइबर क्राइम सूचना देने आएगा उसकी तुरंत बात सुनी जाएगी, एफआईआर की कार्रवाई होगी और तुरंत 1930 सीआरपी पोर्टल पे तुरंत फ़ोन करके तुरंत इन्फॉर्म करके जो राशि ब्लॉक कराए जाने की बात होती है वो कार्रवाई कराई जाएगी। के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां गीता भवन में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा आयोजित प्रकाशित सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी महोत्सव में वे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, गृह मंत्री हरिद्वार के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। वे पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, जिसके पश्चात गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। गृहमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए, अभी 21 तारीख और 22 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का आगमन है जनपद हरिद्वार में और विभिन्न कार्यक्रमों में वो प्रतिभाग करेंगे। उसको देखकर सभी सुरक्षा जो मानक हैं उसको ये सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर ली गई है, ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है और साथ ही जगह जगह जहाँ कार्यक्रम हैं वहाँ पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी जनपद वासियों में भी बड़ा उत्साह है माननीय गृह मंत्री जी के हरिद्वार आगमन पर। उसी को लेके पूरे शासन स्तर से और प्रशासन स्तर से सभी अधिकारी लोग तैयारियों में जुटे हैं। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का